हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है विपर्जय। अब जो ये चक्रवात आया है जिसकी वजह से मानसून में भी थोड़ा सा डिले हो गया है लगभग एक हफ्ते का, लेकिन जो अब बारिश होने वाली है वो धान की खेती के लिए अमृत वर्षा होने वाली है। चक्रवात के चलते उत्तर मध्य भारत में निम्न दाब का क्षेत्र जो विकसित हो गया था, इससे बंगाल की खाड़ी में जो मानसून अटक गया था अब उसको गति मिलेगी। जो धान उत्पादन राज्यों जैसे कि जो धान उत्पादन राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा, सभी में लगभग आधे हिस्से में अगले महीने से अच्छी वर्षा होने का पूरा अनुकूल माहौल भी तैयार हो गया है। इन राज्यों में वर्षा बहुत कम हुई है। अगर हम सिर्फ जून की बात करें तो अगर हम राज्यवार इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में 93% कम वर्षा हुई है, बिहार में 83%, मध्य प्रदेश में 81% कम वर्षा हुई है जून में जितनी हो जाती थी वर्षा। हालांकि यहाँ प्री मानसून वर्षा की स्थितियाँ अब बन रही हैं, यानी कि जो अब मौसम बन रहा है विपर्जय के बाद वो अच्छा मौसम बन रहा है। यूपी में फसलों के लिए बात करें तो 20 जून के बाद से मानसून स्टार्ट होने वाला है। 20 जून से राहत मिलने की उम्मीद है और जो बाकी आसपास के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं उसमें 20 से 21 जून तक मानसून पूरी तरीके से पहुंच सकता है। धान की खेती के लिए जो सिंचाई के लिए जितनी पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, आंकड़े वही लगाए जा रहे हैं कि जुलाई तक ये वर्षा बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मणिपुर में अब भाजपा नेताओं के घर फूंकने की कोशिश की गई है। मणिपुर में कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह, उनके घर पर हमला कर दिया गया था और उनका घर फूंकने की कोशिश की गई थी। पेट्रोल बम का यूज़ किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उसको बचा लिया था। वो उस समय वहाँ पर नहीं थे, केरल में थे, किसी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, फिर उन्होंने वहाँ से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब मणिपुर में जो उग्र भीड़ है वो भाजपा नेताओं के घर को टारगेट कर रही है। अगर हम बात करें शुक्रवार की तो वन व बिजली मंत्री जो हैं थोंगजू विधानसभा क्षेत्र के विधायक थोंगम विस्मजीत सिंह, उनके कार्यालय को निशाना बनाया गया और घर में आग लगाने का प्रयास किया गया। वहीं इम्फाल में जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महिला इकाई की अध्यक्ष हैं शारदा देवी, उनके आवास पर भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की कोशिश की गई है। विष्णुपुर जिले के क्वाट्टा और चंद्रपुर जिले में कई जगहों पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इम्फाल शहर में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच शुक्रवार को रात भर फायरिंग, झड़पें ये सब चलता रहा। लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की। RAF ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अमेरिका और कनाडा में भारतीय मिशनों पर हमले की जांच करेगा NIA। देखिए, अमेरिका और कनाडा स्थित जो भारतीय मिशनों पर मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था उसको लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में भी जांच NIA ही कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन मामलों की FIR गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज कर चुकी है। अब इन मामलों की जांच NIA को स्थानांतरित कर दी गई है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी वहां लगे सिक्योरिटी बैरियर तोड़ते हुए परिसर में घुस गए थे। 12 जून को NIA ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले के दौरान का CCTV फुटेज भी ले लिया है और जारी किया है, और जो उसमें हमले में दिखाई दे रहे हैं तो एक अपील की गई है कि इनके बारे में जानकारी दें और इन्हें गिरफ्तार करवाएं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये हमारे लिए न्यूज़ काम की नहीं है और इस न्यूज़ को भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल हैं। और एक तो ये तो ED का छापा पड़ा है उस पे है। संदेह के घेरे में चीन की फ़ोन निर्माता कंपनियां। देखिए, चीन की फ़ोन निर्माता कंपनियां भारतीय यूजर्स के डाटा बिना पूछे, बिना उनकी सहमति लिए चीन भेज रही है। ये बातें अब सामने आ रही हैं। मुख्य रूप से चीन की मोबाइल निर्माता 2 कंपनियों के इसमें नाम आए हैं। पहला है Realme और दूसरा है OnePlus।
कि फ़ोन मौजूदा फीचर्स के साथ यह संदेश जताया जा रहा है। उपभोक्ताओं एवं आईटी जानकारों की तरफ से इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाए जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे। यानी कि ये लोगों ने और कुछ आईटी जानकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल रियलमी जो स्मार्टफोन है उसके हैंडसेट में इंटेलिजेंस सर्विस नाम का इनहैंस्ड इंटेलिजेंस सर्विस नाम का एक ऐप है, एक फीचर है जो यूजर्स के कॉल लॉग्स, एसएमएस व लोकेशन को कैप्चर करता है और इसकी सेटिंग ऐसी है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये स्टार्ट हो जाता है। आपको इसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपडेट भी होता रहता है। मतलब जब यूजर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर को उसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वह अपने आप ही ऑन मोड में चला जाता है। जब यूजर्स फ़ोन के सेटिंग उसके बाद एडिशनल सेटिंग व सेटिंग सर्विस में जाता है तो उसे इनहैंस्ड इंटेलिजेंस सर्विस ऑन दिखेगा। तो ये एक इसमें सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। ट्विटर पर रियलमी फ़ोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ने इस फीचर की वजह से उनके डाटा को चीन भेजे जाने को लेकर शक जाहिर किया। ट्विटर पर कई यूजर्स ने कहा कि आमतौर पर यूजर्स से पूछा जाता है कि अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय यूजर्स को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है इस ऐप के माध्यम से, इस फीचर के माध्यम से। तो अगर आपके भी फ़ोन में है तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा। बंगाल में अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीदारी में घोटाला हो गया है। अभी तक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, नगर पालिका में घोटाला हुआ था नियुक्तियों में, अब सरकारी जो परियोजनाएं हैं उसमें जो जमीन खरीदी जाती है उसमें भी घोटाला सामने आ रहा है। जो कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं विवेक चौधरी ने नदिया जिला परिषद द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए कई जमीन खरीदने में अनियमितताओं का आरोप लगाने पर यह आदेश दिया है। वीरेंद्र नाथ घोष नामक जमीन मालिक ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नदिया जिला परिषद ने जमीन खरीदारी के कुछ मामलों में खास लोगों को बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमत देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करके ये बड़ी बात बोली है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब जिला समितियों पर बढ़ाएगा फोकस। अब देखिए, जो रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, जिला समितियों पर फोकस बढ़ाएगा। वैसे तो सभी 11 जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समितियाँ बनी हैं, लेकिन समितियां बहुत सक्रिय नहीं हैं। यही वजह है कि राज्य स्तर पर गठित समिति में जिलों के छोटे छोटे मामले भी पहुंच रहे हैं, जबकि इसे केवल निगरानी के लिए बनाया गया है। जिला स्तर की समितियों का काम सड़क हादसा रोकने के लिए अपने जिला के स्तर पर समस्याओं पर चर्चा करना, योजनाएं बनाकर समाधान निकालना है, पर इस दिशा में कुछ खास काम नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जनवरी 2018 तक सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार समय समय पर परिषद द्वारा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और उचित कदम उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। G20 सम्मेलन के लिए खुद को अपग्रेड कर रही है दिल्ली पुलिस। अब देखिए, सितंबर में जो दिल्ली में G20 का सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा की तैयारी में भी जुटी हुई है। भारत पहली बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है। सम्मेलन में दुनिया के अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर काम करने वाले 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। सम्मेलन में कई राष्ट्र प्रमुखों के दिल्ली आने के कारण पुलिस के लिए उनकी सुरक्षा मुहैया कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस खुद को अपग्रेड करने में जुटी हुई है, ताकि दिल्ली पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर पहचान बन सके। शिखर सम्मेलन के दौरान अतिथियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिसिंग सिस्टम को में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। कल भी हमने ये न्यूज़ में डिस्कस किया था कि जितनी कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी अग्नि सुरक्षा ऑडिट, इमारतों की जो अग्नि सुरक्षा किस तरीके से है उसका ऑडिट कराने की तैयारी चल रही है। तो इसे तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इस न्यूज़ को ड्रॉप करेंगे। तस्करों पर बुलडोजर, इसको भी ड्रॉप कर देंगे न्यूज़ को। और ये मुगल कालीन शाही सड़क पर जो जामा मस्जिद, लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ सड़क जाती है, जो लाल पत्थरों से बनी हुई है, इसमें जितने भी मुगल बादशाह थे तो लाल किला से इसी रोड से जाते थे और जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। अब उस पर किस तरीके से अतिक्रमण हो चुका है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पर कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट द्वारा भी आदेश दिया गया है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं हट पाया है। उसी न्यूज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। डीयू की कक्षाओं में छात्रों की संख्या को लेकर फिर बदल सकता है नियम। इस न्यूज़ को देख लेते हैं।
कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें हाल ही में बनाए गए छात्र शिक्षक अनुपात के नियम में एक बार फिर बदलाव किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने पिछले माह नोटिफिकेशन जारी करके स्नातक और स्नातकोत्तर में नया कक्षा आकार तय किया था। अब इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसमें स्नातक में लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के लिए 60-30-25 का छात्र अनुपात रखा जाएगा। यानी लेक्चर के लिए छात्रों की संख्या 60, ट्यूटोरियल के लिए छात्रों की संख्या 30 और प्रैक्टिकल के लिए छात्रों की संख्या 25 होगी। इसी प्रकार स्नातकोत्तर में यानी कि पीजी में भी लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के लिए 50-20-15 का अनुपात बनाया गया है। कॉलेज इस छात्र संख्या को 20% तक बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अमेरिकी सांसदों ने मोदी की यात्रा से पहले स्वागत में जारी किया वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा होने वाली है 21 से 24 जून तक, उससे पहले अमेरिका के कई वरिष्ठ सांसदों ने वीडियो जारी कर उनका स्वागत किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वह उनके संबोधन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वीडियो जारी करने वालों में सीनेटर रॉबर्ट मेंडिस, हाउस फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य ग्रेगरी मिक्स शामिल हैं। नेताजी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, यानी कि जो पाकिस्तान के जन्मदाता माने जाते हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, अगर उस समय नेताजी होते तो मोहम्मद अली जिन्ना भी उनकी बात मानते और नेताजी सुचारू ढंग से इस बंटवारे को रोक देते। हालांकि महात्मा गांधी से उनके मतभेद थे, लेकिन वो मतभेद कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते और बंटवारा ना होता। ये बात बोली है हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने। श्री अन्न की खेती में खपत बढ़ाने के मामले में G20 देश सहमत हैं। देखिए, भारत की अध्यक्षता में जो G20 कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक में शनिवार को टिकाऊ कृषि के लिए ज्ञान, अनुभव और नवाचार के वैश्विक स्तर पर साझा करने को जोर दिया गया है। कार्यक्रम को साझा करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान सदस्य देशों ने भारत के प्रस्ताव पर श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज को खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी खपत बढ़ाने पर सहयोग पर सहमति जताई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महिलाओं, युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हैदराबाद में हुई इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाराणसी की बैठक में लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल को G20 के देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य श्री अन्न व अन्य पारंपरिक अनाजों की खेती और खपत को दुनिया में बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सिर्फ नट बोल्ट ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाएगा यूपी रक्षा गलियारा, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में सिर्फ नट और बोल्ट ही नहीं बनेंगे, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का भी निर्माण किया जाएगा। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के माध्यम से विदेश पर भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की निर्भरता को कम किया जाएगा। राजनाथ शनिवार को लखनऊ कैंट में सूर्या ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिकों की पहल स्ट्राइव थिंक टैंक की ओर से आयोजित आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे के माध्यम से रक्षा निर्माण के लिए सक्षम वातावरण तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर के लिए करीब 1700 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना है। 95% से अधिक जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 36 उद्योगों और संस्थानों को करीब 600 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। 109 MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का अनुमान भी जताया गया है। देश भर में वन प्रबंधन के लिए लागू होगा एक वर्किंग कोड। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के वन हैं। भले ही इनका वैज्ञानिक प्रबंधन एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन प्रबंधन के सिद्धांत व उद्देश्य समान है। इसी बात के अनुरूप देश के वनों के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने द नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 तैयार किया है। इसे शनिवार को महानिदेशक वन CP गोयल ने महानिदेशक जो वन हैं CP गोयल, उन्होंने देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में आयोजित कार्यक्रम में जारी किया। इसे 1 जुलाई 2023 को लागू किया जाना था। नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 पर प्रकाश डालते हुए महानिदेशक वन CP गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय वन नीति यह कहती है कि निर्धारित प्रारूप में सरकार अनुमोदित प्रबंधन योजना के बिना भी वन में काम नहीं किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के लिए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर अनुपालन की निगरानी भी करनी चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि अप्रैल मई में कृषि निर्यात 2.5 अंक में बढ़ा। देखिए, वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की किल्लत की वजह से कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चावल, चाय, कॉफ़ी से लेकर सब्जी व फल जैसी लगभग सभी प्रकार की कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष में 2023-24 के पहले 2 महीनों यानी कि अप्रैल मई में 2.5 अंक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में वस्तुओं के कुल निर्यात में 2.5 अंक में गिरावट भी आई है। पिछले साल फरवरी में चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भारतीय खाद्य वस्तुओं की दुनिया में काफ़ी मांग बढ़ गई है। रूस व यूक्रेन दोनों ही गेहूं व कई अन्य अनाज का बड़े उत्पादक देश हैं, जहां फिलहाल युद्ध की वजह से उत्पादन प्रभावित है। यही वजह है कि मूल्यों के लिहाज से भारत से निर्यात होने वाले 5 आइटम में चावल भी शामिल हो गया है। गेहूं के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है। एफटीए में एक दूसरे को समान अवसर प्रदान करेंगे भारत और ब्रिटेन। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के प्रेसिडेंट शुभकांत पांडा का कहना है कि मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए में भारत और ब्रिटेन को एक दूसरे को समान अवसर देना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एफटीए दोनों देशों के लिए हित में रहेगा। एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच हाल ही में 10वें दौर की वार्ता संपन्न हुई है। इसी सप्ताह लंदन की यात्रा पर पहुंचे पांडा ने व्यापारियों और सांसदों से बातचीत के दौरान कहा कि जहां तक भारतीय व्यवसायों का मामला है, हम प्रतिस्पर्धी आत्मविश्वास से भरपूर और दुनिया से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से दोनों सरकारें गहन विचार विमर्श में लगी हुई हैं और 10 दौर पूरे हो चुके हैं। एफपीआई ने जून में 16,406 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मजबूत आर्थिक आंकड़ों की बदौलत विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से घरेलू इक्विटी बाजारों में निवेश लगातार जारी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार जून में अब तक एफपीआई इक्विटी बाजारों में 16,406 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। घरेलू शेयर बाजारों में गत शुक्रवार को ही सर्वकालिक उच्च स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए अब इंटरनेशनल पेज पर आते हैं कि भारत और अमेरिका की साझेदारी में समस्या नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद को अमेरिका द्वारा भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने को लेकर उसे कोई समस्या नहीं है, अगर यह पाकिस्तान की कीमत पर नहीं है। भारत एक बड़ा बाजार है, यही कारण है कि कई बड़ी अर्थव्यवस्था उससे जुड़ना चाहती हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता या परमाणु संपत्ति किसी शत्रुता पूर्ण इरादे के लिए नहीं है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 18 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।